Hello dear students, once again you are welcome to my channel Education Simplified by OCDC. This is Vinod Kumar Garg, and in this video you are going to learn about the uses of biotechnology in agriculture along with its benefits and associated risk. So start करते हैं वीडियो को। जैसे कि आप जानते हैं कि पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है डे पर डे, ठीक है। तो पॉपुलेशन इंक्रीज होने के कारण जो फूड की डिमांड है वो भी दिन ब दिन बढ़ रही है। सो हमें फूड की प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करना पड़ेगा। क्लियर है? तो हमारे पास तीन ऑप्शन है जिसके थ्रू हम फूड की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। तो उसमें पहली ऑप्शन है एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। दूसरी ऑप्शन हमारे पास है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। ऑर्गेनिक खेती के बारे में आपने सुना होगा, आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलित है ये। और तीसरी है जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। तो जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर है, इसमें क्या होता है, इसमें बायोटेक्नोलॉजी का यूज होता है। ओके, सो अब हम बात करेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में। द ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सीडेड इन ट्रिपलिंग द फूड सप्लाई बट येट इट वॉज नॉट एनफ टू फीड द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। जब हरित क्रांति आई 1960 में, 1960 में, तो उसने फूड की प्रोडक्शन को ट्रिपलिंग मतलब 3 टाइम्स कर दिया, बट फिर भी वो ह्यूमन पॉपुलेशन जितनी ग्रो हो रही थी उसकी डिमांड पूरा नहीं कर सकी। ओके, सो इंक्रीजिंग यील्ड हैव पार्शियली बीन ड्यू टू यूज ऑफ इम्प्रूव्ड क्रॉप वराइटीज। मतलब हरित क्रांति में, मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान जो भी एनहांसमेंट हुआ फूड की प्रोडक्शन में, तो उसका सबसे बड़ा रीजन था इम्प्रूव्ड क्रॉप वराइटीज। ओके, कि फसल की जो वैरायटी होती है उसी को इम्प्रूव किया गया, बट मेनली ड्यू टू द यूज ऑफ बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस। बट ज़्यादा इंक्रीज इस कारण हुआ कि मैनेजमेंट प्रैक्टिस जो होती है उसको बेटरमेंट किया गया। एंड तीसरा रीजन था यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स, मतलब एग्रीकल्चर बेस्ड फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स। ओके, हाउएवर फॉर फार्मर्स इन द डेवलपिंग वर्ल्ड, जैसे कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, एग्रोकेमिकल्स आर ऑफन टू एक्सपेंसिव। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, पेस्टिसाइड होते हैं, वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। एंड फर्दर इंक्रीजिंग इन द यील्ड विद एग्जिस्टिंग वैराइटीज आर नॉट पॉसिबल। मतलब जो हमारे पास ऑलरेडी वैरायटी एग्जिस्ट है, करती हैं किसी भी क्रॉप की, उसके थ्रू फूड की प्रोडक्शन को इनिस करना ज़्यादा हमारे लिए पॉसिबल या फिजिबल नहीं है, वो भी कन्वेंशनल ब्रीडिंग को यूज़ करते हुए। कन्वेंशनल मतलब जो ट्रेडिशनल चलती आ रही है, ठीक है, पुराने समय से। इज देयर एनी अल्टरनेटिव पाथ दैट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेनेटिक्स कैन शो सो दैट फार्मर में ऑब्टेन मैक्सिमम यील्ड फ्रॉम द बेटर फील्ड फ्रॉम देयर फील्ड्स। क्या हमारे पास कोई ऐसा अल्टरनेटिव मेथड है जिसमें हम जेनेटिक्स की जो हमें अभी नॉलेज है, जो कि एंशियंट टाइम में नहीं थी, तो उसको यूज़ करते हुए यील्ड को मैक्सिमम कर सके, ठीक है, फील्ड्स में। सो इज देयर एनी वे टू मिनिमाइज द यूज ऑफ फर्टिलाइजर। क्या हमारे पास कोई ऐसा तरीका है कि हम फर्टिलाइजर के यूज को मिनिमाइज कर सके, ताकि हमारा जो एनवायरनमेंट का पॉल्यूशन जो है उसको भी हम बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर सकें। दस इन दिस केस द यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जिसको हम GM क्रॉप्स बोलते हैं, दैट इज द ओनली पॉसिबल सॉल्यूशन। ओके, सो नेक्स्ट है प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई एंड एनिमल्स whose genes have been altered by manipulation। मतलब किसी भी प्लांट, बैक्टीरिया, फंजाई और एनिमल जिसके जीन को हम ऑल्टर कर चुके हैं या अल्टर कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे ऑल्टर? उसकी जो DNA की सीक्वेंस होती है बेस पेयर की, उसको चेंज करके, जिसको हम बोलेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। ओके, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है ये, GMO की फुल फॉर्म पूछी जाती है एग्जाम में, तो GMO होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। और कैसे बनते हैं? GM प्लांट्स हैव बीन यूजफुल इन मैनी वेज। ओके, एंड जेनेटिक मॉडिफिकेशन हैज नंबर 1 मेड क्रॉप मोर टॉलरेंट टू द अबायोटिक स्ट्रेस। कि जो GM होते हैं, मतलब जो जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं ऑर्गेनिज्म, उनके ऊपर जो नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं, जैसे कोल्ड, ड्रॉट होता है पानी की कमी होनी, ठीक है, सॉल्ट ज़्यादा होना या फिर ज़्यादा हीट होना, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के ऊपर। दूसरा है रिड्यूसेस रिलायंस ऑन एग्रो बेस्ड केमिकल पेस्टिसाइड्स। कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स होते हैं,
उनका ज़्यादा डिपेंडेंस नहीं रहता केमिकल पेस्टिसाइड के ऊपर। तीसरा है हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स में फसल जब कटती है, जिसको हार्वेस्टिंग बोलते हैं, उसके बाद के लॉसेस बहुत कम होते हैं। ओके। और नेक्स्ट इसका बेनिफिट है इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस बाय द प्लांट्स। मतलब जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट होते हैं वो मिनरल को ज़्यादा अब्जॉर्ब कर पाते हैं और एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। एनहांस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द फूड। जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड की जो फूड वैल्यू होती है, जो कैलोरिक वैल्यू होती है, वो ज़्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल गोल्डन राइस, दैट इज अ राइस फोर्टिफाइड विद विटामिन ए। ओके। ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि गोल्डन राइस क्या होता है, तो आपने लिखना है गोल्डन राइस इज द राइस वैरायटी एनरिच्ड विद विटामिन ए। ओके। जो पेशेंट होते हैं आइस की प्रॉब्लम के, जिनको आई साइट की प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए ये बहुत फायदेमंद होता है। In addition to these uses, GM has been used to create tailor-made plants। मतलब जो हमें कस्टमाइज तौर पे जो हमें चाहिए हम वो प्लांट भी बना सकते हैं जेनेटिकल मॉडिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू। टू सप्लाई द अल्टरनेटिव रिसोर्सेज टू इंडस्ट्रीज। मतलब जिस भी इंडस्ट्री को जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं प्लांट को, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, फ्यूल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। किसी इंडस्ट्री को स्टार्च चाहिए, किसी को फ्यूल चाहिए और किसी को फार्मास्यूटिकल मतलब जो मेडिसिनल प्रोडक्ट होते हैं वो चाहिए। तो ये हम कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशन, राइट। सम ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर दैट यू नीड टू स्टडी इन डिटेल आर द प्रोडक्शन ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। मतलब पहला इसका यूज है कि हम बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बना सकते हैं जिसके ऊपर पेस्ट का असर नहीं होगा। ओके। विच कुड डिक्रीज द अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड यूज्ड। जब हम प्लांट को ही पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट कर देंगे तो पेस्टिसाइड डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके। फिर है बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरिया कॉल्ड बैसिलस थुरिंजेंसिस, और इसको हम शॉर्ट में बीटी लिखते हैं। ठीक है। बी का यहाँ मतलब है बैसिलस और टी का मतलब है थुरिंजेंसिस फॉर अ शॉर्ट, मतलब इसके एब्रीवेटेड फॉर्म है ये। बीटी टॉक्सिन जीन हैज बीन क्लोन्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड बीन एक्सप्रेस्ड इन द प्लांट्स टू प्रोवाइड रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट विदाउट द नीड ऑफ इंसेक्टिसाइड। मतलब जो बीटी टॉक्सिन जीन है उसको बैक्टीरिया में से निकालकर प्लांट्स के सेल्स में एक्सप्रेस करवाया गया है। ओके। जिसके थ्रू क्या होता है कि जो प्लांट होता है वो नेचुरली इंसेक्ट के प्रति रेजिस्टेंस हो जाता है और इंसेक्टिसाइड की जरूरत नहीं रहती। ओके। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल है बीटी कॉटन, उसके बाद है बीटी कॉर्न, बीटी राइस, टोमेटो, पोटैटो एंड सोयाबीन एटसेट्रा। फिर है बीटी कॉटन। सम स्ट्रेन्स ऑफ बैसिलस थुरिंजेंसिस प्रोड्यूस प्रोटीन दैट किल सर्टेन इंसेक्ट सच एज लेपिडोप्टेरन्स। लेपिडोप्टेरन जो है वो ऑर्डर होता है इंसेक्ट्स का, ठीक है, जिसकी एग्जांपल है टोबैको बड वॉर्म, और उसके बाद है आर्मी वॉर्म। ठीक है। फिर है कोलियोटेरन्स जो भी दूसरा ऑर्डर है इंसेक्ट का। ठीक है। इसकी एग्जांपल है बीटल्स एंड डिप्टेरन्स, ये तीसरा ऑर्डर है इंसेक्ट का, इसको इसमें आता है फ्लाइज एंड मॉस्किटो एटसेट्रा। तो इन सभी इंसेक्ट को किल करने वाली एक प्रोटीन बैसिलस थुरिंजेंसिस नाम की जो बैक्टीरियल स्ट्रेन है उसके अंदर बनती है। सो उसके बाद क्या करेंगे, बैसिलस थुरिंजेंसिस फॉर्म्स प्रोटीन क्रिस्टल्स ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर फेज ऑफ देयर ग्रोथ। मतलब जब बैक्टीरिया जब ये ग्रोथ करता है तो एक स्टेज में उसके अंदर इस टॉक्सिन के क्रिस्टल बनते हैं। दीज क्रिस्टल्स कंटेन अ टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, और जिसको बोलते हैं CRY प्रोटीन। सो अब एक क्वेश्चन आता है मन में कि अगर ये टॉक्सिन इंसेक्ट के अंदर है तो इंसेक्ट के ऊपर इसका नेगेटिव इंपैक्ट क्यों नहीं पड़ता। तो उसका आंसर ये होता है कि जो बीटी टॉक्सिन प्रोटीन होती है वो एग्जिस्ट करती है इंसेक्ट के अंदर एज इनएक्टिव प्रोटीन। ओके। बट वंस द इंसेक्ट इंजेस्ट, जब कोई भी इंसेक्ट इसको निगलेगा अपने अंदर, तो इंसेक्ट के गट के अंदर जाकर उसकी अल्किलाइन पीएच होती है वहाँ पे। ठीक है। अल्किलाइन मतलब 7 से ज़्यादा पीएच होती है। तो तब ये जो क्रिस्टल होते हैं वो सॉल्युबलाइज हो जाते हैं गट में जाकर इंसेक्ट की, और ये जो प्रोटीन होते हैं वो एक्टिव फॉर्म में आ जाती है टॉक्सिन, तो इंसेक्ट की डेथ हो जाती है।
अब डेथ होती क्यों है? क्योंकि जो इंसेक्ट है, ये जो इसकी इंसेक्ट की जो गट है उसके अंदर टॉक्सिन के कारण पहले स्वेलिंग आएगी और उसके बाद इंटेस्टाइन जो है वो रप्चर हो जाएगी, उसको बोलते हैं लिसिस। ठीक है। फिर है स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन्स वर आइसोलेटेड फ्रॉम बैसिलस thuringiensis एंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू सेवरल क्रॉप प्लांट्स सच एज कॉटन। तो एक एग्जांपल होगी कॉटन, उसके बाद कॉर्न एग्जांपल है, टोमेटो है, पोटैटो है। ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जांपल है जहां पे इस जीन को एक्सप्रेस किया गया है। द चॉइस ऑफ जीन डिपेंड्स अपॉन द क्रॉप एंड द टारगेटेड पेस्ट। मतलब कौन से जीन को इनकॉर्पोरेट करना है वो डिपेंड करता है किस प्लांट में करना है और कौन सा ऐसा इंसेक्ट है जिसको किल करना है। ओके। एज मोस्ट बीटी टॉक्सिन आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक। जो बीटी टॉक्सिन्स होती हैं वो एक स्पेसिफिक ग्रुप के ऊपर एक्ट करते हैं इंसेक्ट के, तो सभी ग्रुप्स के लिए स्पेसिफिक बीटी जीन हमने लेना होता है। द टॉक्सिन इज कोडेड बाय अ जीन CRY1AC named CRY, CRY. There are a number of them. For example, the protein encoded by the gene CRY1AC and CRY2AB control the cotton bollworm. That of CRY1AB control the corn borer. मतलब जो अलग अलग ये जीन के कोड्स हैं ये अलग अलग डिजीज के अंदर एक्ट करते हैं, अलग अलग स्पेसिफिक ग्रुप के ऊपर इंसेक्ट के। तो इस इमेज में आप देख पा रहे हैं जो ए डायग्राम है, कॉटन बॉल डिस्ट्रॉयड बाय द बॉल वॉर्म। ठीक है। एक बॉल ऐसे जिसको बॉल वॉर्म ने डिस्ट्रॉय कर दिया है इंसेक्ट ने, और दूसरी साइड आप देख पा रहे हैं जो व्हाइट दिख रही है प्योर आपको, अ फुल्ली मैच्योर कॉटन बॉल। तो दोनों में आप अंतर देख सकते हैं, डिफरेंस देख सकते हैं कि कौन सी डिजीज्ड है और कौन सी नॉर्मल है। नेक्स्ट आता है पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स। सेवरल निमेटोड्स, निमेटोड होते हैं राउंड वॉर्म्स, जैसे कि एग्जांपल स्कैरिस होगी। ठीक है। पैरासाइट्स अ वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब जो निमेटोड्स होते हैं, जो राउंड वॉर्म होते हैं, वो बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल में एज ए पैरासाइट रहते हैं और ह्यूमन में भी रहते हैं। अ निमेटोड मेलियोडीगाइनी इनकोग्निशिया इन्फेक्ट द रूट ऑफ टोबैको प्लांट्स। मतलब जो ये निमेटोड है ये टोबैको प्लांट्स की रूट्स को इन्फेक्ट करता है, मतलब वहाँ पे इन्फेक्शन करता है। ओके। एंड कॉज अ ग्रेट रिडक्शन इन द यील्ड। मतलब जो टोबैको की पैदावार होती है उसको बहुत ज़्यादा कम करता है। अ नोवल स्ट्रेटजी वॉज अडॉप्टेड टू प्रिवेंट दिस इन्फेक्शन विच वॉज बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ RNA इंटरफेरेंस। तो ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में आ सकता है या फिर नीट के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ये RNA और पीछे स्मॉल आई होती है, तो उसका आपने लिखना होता है कि ये क्या है, क्या फुल फॉर्म है इसका। तो RNA का मतलब है इंटरफेरेंस। ओके। ये होता क्या है, RNA टेक्स प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स एज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस। मतलब ये डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है RNA। दिस मेथड इंक्लूड साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक mRNA। साइलेंसिंग मतलब इनएक्टिव करना किसी स्पेसिफिक मैसेंजर RNA को, ड्यू टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री dsRNA दैट इज डबल स्टैंडर्ड RNA। क्योंकि RNA वैसे डबल स्टैंडर्ड नहीं होता, ठीक है, सिंगल स्टैंड होता है RNA। तो जब इसको डबल स्टैंडर्ड बना देंगे तो वो क्या हो जाएगा कि जो पर्टिकुलर कोड होगा वो साइलेंस हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा, मतलब इनएक्टिव हो जाएगा। ओके। मॉलिक्यूल दैट बाइंड टू द एंड प्रिवेंट द ट्रांसलेशन ऑफ मैसेंजर RNA। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री dsRNA होगा वो क्या करेगा कि जिस कोड को हमने साइलेंट करना है उसको वो इनएक्टिव कर देगा। तो इससे क्या होगा कि जिस कोड को हमने साइलेंट करना है उस कोड की ट्रांसलेशन जो है वो नहीं होगी। ठीक है। ट्रांसलेशन जब नहीं होगी तो इसका मतलब उसका वो जो प्रोटीन है वो भी नहीं बनेगी। तो वही हमारा मेन मोटो होता है RNA साइलेंसिंग में। द सोर्स ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट्री RNA कुड बी फ्रॉम इन्फेक्शन बाय वायरस। मतलब जो कॉम्प्लीमेंट्री RNA हमें चाहिए, जो dsRNA बनाएगा, तो उसका जो सोर्स है वो वायरस हो सकता है, किसी वायरस की इन्फेक्शन हो सकती है। ठीक है। हैविंग RNA जीनोम और मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स दैट इज ट्रांसपोसोन्स। ट्रांसपोसोन्स वो जीन होते हैं जो अपनी पोजीशन को चेंज करते रहते हैं फ्रीक्वेंटली। ओके। एंड रेप्लिकेट वाया एन RNA इंटरमीडिएट। मतलब जो RNA बनाते हों, या तो फिर कोई भी वायरस जिसका जो जीन है, जो मटेरियल है जेनेटिक, या तो वो RNA हो या फिर उसमें RNA के ट्रांसपोसोन्स हो। यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर
निमेटोड स्पेसिफिक जीन पर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट प्लांट। तो ये हम बायोटेक्नोलॉजी में पहले पढ़ चुके हैं कि जब किसी भी फॉरेन डीएनए को होस्ट के अंदर डालना होता है तो हमें वेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वेक्टर यूज कर रहे हैं एग्रोबैक्टीरियम, जो कि एक बैक्टीरिया होता है। क्लियर है? द इंट्रोडक्शन ऑफ द डीएनए was such that it produces both sense and antisense RNA in the host cell। मतलब जब इसको जीन को होस्ट के अंदर डालेंगे तो होस्ट के अंदर दोनों तरह के आरएनए बनेंगे, एक सेंस आरएनए जिसका मीनिंग होगा, ठीक है, एक होता है एंटीसेंस जिसका मीनिंग नहीं होता। क्लियर है? सो दीज टू आरएनए बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री, जब दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो क्या करेंगे, फॉर्म अ डबल स्टैंडर्ड आरएनए दैट इनिशिएटेड RNAi, मतलब RNA इंटरफेरेंस स्टार्ट हो जाएगा और स्पेसिफिक mRNA का जो ट्रांसलेशन होगा वो इनहिबिट हो जाएगा, मतलब साइलेंसिंग हो जाएगी। क्लियर है? किसकी होगी ये? उस पर्टिकुलर निमेटोड के अगेंस्ट जो निमेटोड इन्फेक्शन करता है प्लांट्स को या फिर एनिमल्स को। द कॉन्सिक्वेंस वॉज दैट द पैरासाइट कुड नॉट सर्वाइव। तो इससे जो निमेटोड है वो प्लांट के अंदर सर्वाइव नहीं करेगा। ठीक है, किस प्लांट के अंदर नहीं करेगा? जो प्लांट ट्रांसजेनिक प्लांट होगा, मतलब जिसके अंदर हम क्या कर चुके हैं, बाहर से एक आरएनए इंट्रोड्यूस कर चुके हैं थ्रू द वायरल इन्फेक्शन। ओके, द ट्रांसजेनिक प्लांट देयरफॉर गॉट इटसेल्फ प्रोटेक्टेड, मतलब ये खुद ही अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम द पैरासाइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द यूजेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।